गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको समाजीकरण की प्रक्रिया समझा रहा था, जिसमें मैंने शिक्षकों के कार्य करने का तरीका और हमारे शिक्षण व्यवस्था में क्या परिवर्तन कर सकते हैं उनको आपको समझाया। अब है कि हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए जिससे हम बालकों को अधिक से अधिक समाजीकृत कर सकें, उनका समाजीकरण कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों के समाजीकरण का ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बालकों को अधिक से अधिक समाजीकृत किया जा सके, बालकों का अधिक से अधिक समाजीकरण हो सके। पाठ्यक्रम में सबसे पहला सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने वाले अनुभव होने चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, आज हमारे देश में देश प्रेम की भावना देश के नागरिकों में कम हुई है और इस देश प्रेम की भावना के कम होने से लोगों के आपसी संबंधों में भी दरार आ गई है। एक वर्ग देशभक्त समझता है, दूसरा वर्ग उनको देश विरोधी मानता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि बालकों को राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने वाले और राष्ट्रीय चेतना का अनुभव प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम में होने चाहिए। जब तक हम अपने राष्ट्र से, अपने देश के साथ प्रेम, देशभक्ति नहीं सीखेंगे, प्रेम करना नहीं सीखेंगे, तो समाज विरोधी गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में लीन ही माने जाएंगे। हमारे पाठ्यक्रम में हमारी संस्कृति की विरासत का समावेश होना चाहिए। आज हमारी बहुत सारी पीढ़ी, आज हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हमारी संस्कृति को, हमारी प्राचीन विरासत को भुला चुके हैं। एग्जाम्पल देता हूं, हमारे यहां संयुक्त परिवार हुआ करते थे हो गया। एक बालक विद्यालय में आया, मैं उसके बाबा साहब को जानता था। मुझे जब उसके बालक के पिता के बारे में पता लगा कि ये उन सज्जन का बेटा है, तो मैं उसके बाबा साहब को भी जानता था। यानी कि उसके पिता को तो जानता ही था और उसके पिताजी के पिताजी को भी जानता था। मैंने बालक से पूछा, किसके बेटे हो? उसने अपने पिता का नाम लिया जो मेरे बहुत अच्छे परिचित थे। मैंने कहा, आपके बाबा का नाम क्या है? तो मैं नहीं जानता। उसने मुझे घायल कर दिया। बताइए, ये हमारी विरासत है, हम क्या छोड़ जा रहे हैं? मैं ज्यादा नहीं जानता, राजा दिलीप के यहां से मैं जानता हूं कि भगवान श्री राम के वंशजों में हैं। रघु हैं, राजा दिलीप हैं, दशरथ जी हैं, भगवान श्री राम हैं और लव कुश हैं। इतने लोगों को तो मैं ही जानता हूं। और वो बालक कहता है कि मैं अपने बाबा का नाम नहीं जानता।
क्योंकि अब परिवार एकल हो गए हैं। वो कहीं रहता है और उसके बाबा कहीं और रहते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, असहज महसूस किया कि ये समाज अपनी नस्लों के लिए क्या विरासत छोड़कर जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत छोड़ी है, सत्यम शिवम सुंदरम। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। दोस्तों, बुराई को त्यागने के लिए, बुरे के लिए अपने कान बंद कर लीजिए, बुरा सुनने के लिए, बुरा देखने के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, बुरा कहने से पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए। आपसे उत्तम दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। इंसान को बुराई से बचने के लिए अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए। देखने से पहले आंखों को बंद कर लो, सुनने से पहले कानों को, और बोलने से पहले अपने मुंह को बंद कर लो। आपने गांधी जी के 3 मंदिरों को बस स्टैंड पर भी देखा होगा, जो नेहरू गार्डन में लगे हुए हैं। वो यही मैसेज देते हैं। ये हमारी विरासत है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, ये विरासत है हमारी। दुनिया में आपसे बेहतरीन इंसान नहीं हो सकता। जब आपने इस पाठ को पढ़ लिया है कि मैं बुरा नहीं देखूंगा, मैं बुरा नहीं सुनूंगा, मैं बुरा नहीं कहूंगा, दुनिया में आपसे बेहतरीन कोई दूसरा इंसान नहीं होगा, तो क्या हम बालकों को समाजीकरण नहीं कर पाएंगे? बालकों का समाजीकरण नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, बशर्ते हम अपनी विरासत से उनको वाकिफ तो करा दें, हम अपनी विरासत को उनको बता तो दें। हमारे ऐतिहासिक स्थल, हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारे तीज त्योहार, हमारे उत्सव, हमारे पर्व, रस्मों रिवाज, जिन पर हम चले, हमारे पूर्वज चले, और हम अपनी औलादों को चलाएंगे। हमारी संस्कृति की विरासत का, सांस्कृतिक विरासत का हमारे पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, जिससे बालक ये प्रेरणा ले सकें कि हमारे बुजुर्ग ऐसे ऐसे महान कार्य कर कर गए हैं, जिनकी महानताओं का इतिहास बड़ा है। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, ऐतिहासिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो। आप में से कौन है जो जहांगीर के इंसाफ से वाकिफ ना हो? आप में से कौन है जो राजा विक्रमादित्य के इंसाफ को नहीं जानता हो? दोनों कहानियां हैं लंबी, संक्षेप में आपका वर्णन कर देता हूं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 2 औरतें लड़ती हुई आईं और कहने लगी, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है। राजा समझ गए कि दोनों महिलाएं दावा कर रही हैं पुत्र को प्राप्त करने का, तो क्यों ना इनकी परीक्षा ले लूं। तो आपने इंसाफ किया, न्याय किया। क्या विरासत छोड़ी है हम भारतीयों के लिए? क्या इंसाफ किया? आपने कहा ऐसा करो, इस पुत्र के 2 टुकड़े कर दो, आधा आधा दोनों को दे दो,
जो असली माँ थी चीख कर बोली, नहीं, इसको दे दीजिए। राजा समझ गए असली माँ ही ये होती है कि वो अपने पुत्री पर, अपने संतान पर आंच नहीं आने देती। आप देखते हैं मामूली सी एक मुर्गी, और जब उसके चूजे थोड़े बाहर निकलते हैं अंडे से, चूजे बन जाते हैं और वो दुनिया में आ जाते हैं, तो मुर्गी उनको दबाकर परों के साथ में ऐसे बैठी रहती है। और कोई भी सामने वाला मुर्गा उन बच्चों की तरफ आंख उठाता है तो मां पर फैलाकर कहती है कि इधर आ मत जाना वरना तेरी खैर नहीं होगी। ये है मां का रोल। तो मां बोली कि इस बच्चे को इसको दे दीजिए, इसके टुकड़े मत कीजिए। राजा समझ गए कि ये असली मां है। मां मुर्गी के रूप में खड़ी हुई देखी है, पर से बच्चों को ढक लेती है, दुनिया की तमाम विपदाएं खुद सहन कर लेगी, बच्चे के ऊपर विपदा नहीं आने देगी, खुद सूखे में बच्चे को सुलाएगी, चाहे खुद गीले में सो जाए, खुद भूखी रह जाए, लेकिन बच्चे को दूध जरूर पिलाएगी। ये मां है। मैं इन पाठों को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप प्रेरणा ले लो कि ये विरासतें हमें मिली हैं। जहांगीर के दरबार में एक महिला आई और जहांगीर के दरबार में आकर इंसाफ की गुहार लगाई कि राजा ने आज मुझे स्नान करते हुए देख लिया है और उसका क्या कानून है, उसका क्या इंसाफ है। तो उस महिला का पति इंसाफ मांगने के लिए जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने वहां इंसाफ के लिए कहा कि आप ऐसा करो, मैं अपनी रानी को वहां जो कार्य आज राजा ने किया है वो रानी के लिए मैं कर देता हूं, आप मेरी रानी के ऊपर वो गुलाब की पंखड़ी फेंक कर मार देना जो मैंने आपकी पत्नी को मारी। मैंने पत्नी को इसलिए मारी कि मैं ये चाहता था कि मेरे समाज में महिलाएं इस प्रकार का आचरण ना करें जिससे दूसरे लोगों को उनको उनके साथ में खिलवाड़ करने का मौका मिले। दरबार में आया हुआ इंसाफ मांगने वाला उस पत्नी का पति बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला मुझे इंसाफ मिल गया। आपकी मैं यही परीक्षा लेने के लिए आया था कि जहांगीर का इंसाफ बड़ा प्रसिद्ध है, देख लेता हूं जहांगीर क्या इंसाफ करता है। जहांगीर ने अपनी बेगम के लिए कहा कि आप जाइए और वहां स्नान कीजिए जहां इस व्यक्ति की पत्नी कर रही थी, और मैंने गुलाब इसलिए मारा कि आज मैं देख रहा हूं कल कोई भी और देख सकता है। ये हमारी विरासतें हैं, अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय, ये हमारी विरासतें हैं। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, ये आपको विरासतें हैं। जब तक हमारी सांस्कृतिक विरासत का समावेश या हमारे इतिहास के बालकों को ये पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे, हाड़ी रानी का वो त्याग, ये कुर्बानियों के ये पाठ, शिवाजी और महाराणा प्रताप का अधीनता स्वीकार नहीं करने का वो पाठ बच्चों तक, आम जन तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक हमारी विरासत अधूरी रहेगी। और वो विरासत के पाठ पढ़ लेंगे तो उनमें राष्ट्रीय चेतना भी जागृत होगी, वो देश की उस विरासत को सहेज कर रखेंगे। बालकों को नागरिकता संबंधी अनुभव और क्रियाएं भी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। ये भीड़ नागरिक नहीं बन सकती। नागरिकता का पाठ, पहला पाठ परिवार से मां पढ़ाती है, दूसरा पाठ विद्यालय पढ़ाता है, तीसरा पाठ पड़ोसी और समाज पढ़ाता है। नागरिकता संबंधी सद नागरिकता के गुण कैसे समाहित हों, बालकों को सुसभ्य नागरिक कैसे बनाया जाए, बालकों को सुमार्ग पर कैसे लाया जाए जिससे वो अपने चरित्र को उत्तम श्रेणी का बना सकें,
और जिनका चरित्र उत्तम श्रेणी का है वो सदनागरिक हैं। तो सदनागरिकता से संबंधित अनुभव, सदनागरिकता से संबंधित क्रियाएं हमारे पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, सदनागरिकता के पाठ बालकों को जब पढ़ा दिए जाएंगे, नागरिकता संबंधी अनुभव और क्रियाएं बालकों को जब सिखा दी जाएंगी, तो वो सदनागरिक कुनागरिक नहीं बन सकते, बुराई के मार्ग पर नहीं चल सकते। उनके चरित्र को उत्तम श्रेणी का बना दिया गया है। सुसभ्य नागरिक, सुसंस्कृत नागरिक और सदनागरिकों का निर्माण पाठ्यक्रम के माध्यम से ही किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि विद्यालय में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न समुदायों के, विभिन्न जातियों के बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। जो बालक विभिन्नता लिए हुए आए हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भाषाओं की है। इसलिए पाठ्यक्रम में उनको, बालकों को सभी भारतीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न संप्रदायों की, विभिन्न धर्मों की, विभिन्न भाषाओं की जो सांस्कृतिक विरासत को लेकर विद्यार्थी विद्यालय में आ रहे हैं, तो उनको जब उन्हीं की भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वो उस बात को आसानी से समझ लेते हैं। खग जाने खग ही की भाषा, अर्थात मैं आपसे आपकी भाषा में बात करूंगा, आपके दिलो दिमाग पर उतर जाएगी। और यू डज नॉट लुक लाइक ए बॉय हु लाइक स्टे इन क्लासरूम, तो आपके बाउंस होकर ऊपर से निकल जाएगी कि गुरुजी ने तो बाउंस बॉल करा दी है, ऊपर से निकल जाएगी। मिस्टर दीन बंधु दीनानाथ डज नॉट लुक लाइक ए बॉय हु लाइक स्टे इन क्लासरूम। वो ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? बालक ऐसे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वो नहीं समझ पा रहे हैं आपकी भाषा, कि आप इंग्लिश के ज्ञाता हैं, इंग्लिश की टांग तोड़ रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। नो 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 नो, आपको यस 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 क्या बोलना है? विभिन्न भारतीय भाषाओं को अपने पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न भाषाओं का समावेश होना चाहिए, जिससे कि बालक का जल्दी से जल्दी समाजीकरण किया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, बालकों को एक संपर्क भाषा में भी स्थान मिलना चाहिए और वो है हिंदी। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए, जिससे बालकों को उनके साथ अपनी भाषा के साथ साथ संपर्क भाषा का भी ज्ञान हो जाए। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्थान मिलना चाहिए और बालकों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में या मातृभाषा का भी पाठ्यक्रम में स्थान होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं में जब शिक्षा प्रदान की जाएगी तो बालकों को उस भाषा को, उस पाठ को, जिस बात को, जिस विरासत को गुरुजन देना चाह रहे हैं वो आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा कि बालक को उसकी अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, अपने क्षेत्र की भाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है। जब वो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करेगा तो उस शिक्षा के माध्यम से वो सारे के सारे ज्ञान को
अपने अंतर मन में समाहित कर लेगा। और लेखक यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, चाहे शिक्षक के माध्यम से, चाहे शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, चाहे पाठ्यक्रम के माध्यम से, बालकों का समाजीकरण होना चाहिए। बालकों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को भी स्थान देना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम में समाजीकरण हेतु इस बात का सुझाव भी दिया गया है कि सामाजिकता एवं राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को भी पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। इस बात का समावेश किया जाए कि राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और समाज सेवा के जो कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं या विद्यालय के बाहर उनमें सहयोग किया जाता है, उन समस्त कार्यों को जो राष्ट्र की सेवा से जुड़े हुए कार्य हैं, उनको पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। जब बालक राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे और महान समाज सेवकों की भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, महान समाज सुधारकों के समाज को सहयोग के बारे में पढ़ेंगे, तो वो निश्चित रूप से उन समाज सुधारकों की जीवनियों से, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय सेवा में योगदान करने वाले महापुरुषों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समाजीकृत कर सकेंगे, अर्थात उनका समाजीकरण हो जाएगा। बालकों का समाजीकरण राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से, अर्थात पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और समाज सेवा के कार्यक्रमों को भी स्थान मिलना चाहिए। शारीरिक श्रम, आज आप देखते हैं समाज में अधिकांश व्यक्ति आराम पसंद हो गए हैं, जिसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, चाहे वो शारीरिक कारण हो, मानसिक कारण हो, या मैं समझता हूं खान पान और रहन सहन का ये स्टाइल हो। इन तमाम की वजह से ये आराम पसंद जिंदगी इंसान की हो गई है। वो श्रम के महत्व को भुला चुका है, उसको श्रम के बारे में जानकारी अब काफी पुरानी हो गई है। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों को शारीरिक श्रम के बारे में अध्ययन कराया जाए और वर्कशॉप का आयोजन किया जाए, विभिन्न कार्य अनुभवों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए, तो मैं समझता हूं बालकों को समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी। क्योंकि आज से पहले के हमारे पूर्वज कम बीमार पड़ा करते थे। आज की युवा पीढ़ी कब बुढ़ापे में कदम रख देती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसके लिए भोजन, उसके लिए पानी, उसके लिए वातावरण, तीनों ही प्रदूषित हो चुके हैं। वो रासायनिक मिली हुई सब्जियां, रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ भोजन मिल रहा है और ऐसा ही उनको पानी मिल रहा है, ऐसे ही वातावरण का प्रदूषित का निर्माण हो चुका है, जिससे लोगों की संख्या बीमारों की बढ़ी है। वो श्रम, शारीरिक श्रम में अब यकीन नहीं करते, ना उनकी क्षमता रही है शारीरिक श्रम करने की। तो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों को शारीरिक श्रम के लाभ, बालकों को शारीरिक श्रम से होने वाले उस लाभ के बारे में और उन विभिन्न कार्य अनुभवों से उनको अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से गुजारने का तरीका सिखाया जा सकता है। कार्य अनुभव में आप शिल्प का ज्ञान दे सकें, जिससे बालक अपने जीवन यापन को, जीविकोपार्जन को अच्छे ढंग से चला सके।
अपने जीवन को, अपनी आजीविका को अच्छे ढंग से चला सकें। तो विभिन्न कार्यों के अनुभवों को भी विद्यालय के पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र, जब तक हम बालकों को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र की जानकारी नहीं देंगे, तब तक समाजीकरण करने में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी रहेगी। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के माध्यम से तकनीक की और विज्ञान की जानकारी का होना, अर्थात पाठ्यक्रम में तकनीक का और विज्ञान का जोड़ा जाना या उसका समावेश करना आवश्यक है। जब तक शिक्षा में तकनीक के बारे में बालकों को जानकारी हासिल करानी होगी, विज्ञान की जानकारी देगी, क्योंकि विज्ञान और तकनीक से ही दुनिया में आज चमत्कार हुए हैं। आज जो आप इस संसार का विकास देख रहे हैं, आज उस विकास के पीछे सबसे बड़ी ताकत जो काम कर रही है वो विज्ञान की है, तकनीक की है। आज तकनीक के माध्यम से आप बैठे बैठे भारत में बैठे हुए अमेरिका में और अमेरिका में बैठे हुए भारत में बात कर सकते हो, और तो और तकनीक के माध्यम से बड़ी बड़ी जंगों को भी जीत सकते हो। युद्धों को जीतने के काम भी तकनीक आ रही है। तकनीक के माध्यम से शिक्षा भी प्रदान की जा रही है, जैसा कि मैं कर रहा हूं। तो विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों, बालकों को तकनीक का और विज्ञान का पाठ्यक्रम में जोड़े जाना आवश्यक है, जिससे वो अपने आप को समाजीकृत कर सकें और बालकों का समाजीकरण हो जाए। अगला पॉइंट है सर्वधर्म सद्भावना का समावेश। बार बार जिक्र आता है कि एक शिक्षक के लिए सभी धर्मों का आदर और सम्मान करने वाला होना चाहिए। उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ना किसी एक धर्म की तारीफ और ना दूसरे धर्म की बुराई करना चाहिए। उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो सर्वधर्म सद्भावना का समावेश बालकों में करेगा। तो इसके लिए पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जो बालकों में सर्वधर्म सद्भावना का समावेश करने वाला हो। सर्वधर्म सद्भावना को मैं आपको पहले समझा चुका हूं। सर्वधर्म सद्भावना से संबंध है कि सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना, खासतौर से भारत जैसे देश में जहां धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। राष्ट्र सभी धर्म के मानने वालों का संविधान के अनुसार निरपेक्ष है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ये है हमारे देश का धर्म। हमारे देश का धर्म किसी एक धर्म की तारीफ नहीं करता, किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य आपको धर्म को मानने की छूट देता है। आप चाहे जिस धर्म को माने, आप चाहे किसी धर्म को ना माने, आप आस्तिक रहें, बहुदेववादी रहें, एक ईश्वरवादी रहें या नास्तिक रहें, यह आपके ऊपर है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। जब राष्ट्र का धर्म नहीं है तो वो सद्भावना सिखाता है। और सद्भावना क्या है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सद्भावना है। आप दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखते हो, सभी धर्मों के प्रति अच्छी भावना रखते हो, तो इसको बालकों के पाठ में भी पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम में सर्वधर्म सद्भावना के पाठों का समावेश किया जाना लाजमी है। देश की राष्ट्रीय एकता को मैंने आपको बताया कि मजबूत करने वाले पाठ हों, लोकतंत्र को जीवन शैली बनाने वाले पाठ हों,
लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने वाले पाठ हों, जीवन यापन की शिक्षा प्रदान करने वाले पाठ हों, सहकारिता को सिखाने वाले पाठ हों, सहनशीलता को पिलाने वाले पाठ हों, प्रगतिशीलता को पढ़ाने वाले पाठ हों, नियमितता को बढ़ाने वाले पाठ हों और सुव्यवस्था को बताने वाले पाठ हों। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने इतने सारे शब्दों का नाम ले दिया है कि जब तक राष्ट्रीय एकता और अखंडता को एक करता को मजबूत करने वाले पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये राष्ट्र विरोधी ताकतें अपना सर उठाती रहेंगी। आज देश में राष्ट्र के खिलाफ कोई ऐरा, कोई गहरा, कोई नत्थू, कोई खैरा उठ खड़ा होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के लिए तरह तरह के लोग प्रयास करते हैं, देश के अंदर और देश के बाहर। उसके पीछे कारण जानने की कोशिश की है, वो यही है कि हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले पाठों की कमी रही। देश की राष्ट्रीय एकता को, देश की राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले, बढ़ाने वाले पाठों की कमी रही, जिसकी वजह से आज जो राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही हैं, उसका मुख्य कारण यही है। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक हम लोकतंत्र में यकीन नहीं करेंगे, लोकतंत्र को अपनी जीवन शैली नहीं बनाएंगे, समानता, स्वतंत्रता, धर्म की, संस्कृति की, शिक्षा की, विचारों की, इतनी सारी लोकतंत्र की ये मिसालें हैं, विशेषताएं हैं जो आपको बताई जा रही हैं। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है? जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, ये लोकतंत्र है। ऐसे पाठ पढ़ाए जाने चाहिए जो उन्होंने लोकतंत्र को जीवन शैली का अभिन्न अंग बना रखा हो। लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाए। मेलजोल, सहानुभूति, दया, सहयोग, ये क्या है? हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं। सत्यनिष्ठा, ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं। इनकी शिक्षा प्रदान की जाए, बालक का समाजीकरण हो जाएगा। इतने सारे पाठ बालक को पढ़ा दिए गए हैं, इतनी सारी शिक्षाएं बालक को प्रदान कर दी गई हैं, इतने सारे सबक बालक को दिए गए हैं, अमल में खुद गुरुजन ने किया है और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया है, पाठ्यक्रम में इनको प्रमुख स्थान दिया है, तो क्या बालक असामाजिकृत कार्य कर पाएगा? असामाजिक कार्य करेगा? नहीं कर सकता। उसको समाजीकरण के कार्य ही करने होंगे। जब तक जीविकोपार्जन वाली शिक्षा नहीं होगी, अर्थात पढ़ लो शिक्षा चंडी और घर में चढ़ेगी हंडी, ये शिक्षा का मूल है। आप डबल एमए कर लिया, बीएड कर ली, एमएड कर ली, नेट कर ली और पीएचडी कर ली और उसके बाद आपके आगे लिखा आता है शिक्षित बेरोजगार। तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जो बालक को अपनी जीविका को चलाने में सहायता ना करे? ऐसी शिक्षा व्यवस्था किस काम की? इसलिए पाठ्यक्रम में जीविकोपार्जन वाली शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अर्थात जीविकोपार्जन करने वाले अनुभव, ऐसे पाठ भी समाहित होने चाहिए जो बालक का जीविकोपार्जन में भूमिका अदा कर सकें। कोई भी समाज में असामाजिक कार्य बालक इसलिए करता है कि उसकी जिंदगी में दो चीजों की कमी रह जाती है, एक मनोरंजन की और एक रचना की। प्रशिक्षणार्थियों, आज इस पाठ को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपका मनोरंजन नहीं हुआ है तो आप समाज में असामाजिक कार्यों में लीन हो जाओगे।
कुसमायोजित हो जाओगे, आपका समायोजन नहीं होगा। और आपने अगर रचनात्मक कार्यों को नहीं सीखा है तो आप विध्वंस के कामों में लीन हो जाओगे। सृजन और विध्वंस जोड़ियां हैं। अगर आपने बनाना नहीं सीखा तो आप मिटाना सीख जाते हो। आपने संवारना नहीं सीखा तो आप बिगाड़ना सीख जाते हो। तो इसलिए बालक का मनोरंजन करने वाली और रचनात्मक क्रियाओं को संपन्न करने वाली क्रियाओं को स्थान भी पाठ्यक्रम में प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। मेरी बात पुनः सुन लीजिए। रचनात्मक और मनोरंजनात्मक, रचनात्मक और मनोरंजनात्मक दो क्रियाएं हैं। दोनों क्रियाओं का कि बालक की रचनात्मक शक्तियों का विकास किस प्रकार से किया जा सके, बालक को आनंददायी शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, बालक का मनोरंजन करने वाली रिक्रिएशन, एजुकेशन में क्या है, अनुरंजनात्मक क्रियाओं को करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। अनुरंजनात्मक अर्थात बालक का मनोरंजन करने वाली शिक्षा, बालक को आनंद प्रदान करने वाली शिक्षा की व्यवस्था पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, जिससे कि बालक का जल्दी से जल्दी समाजीकरण किया जा सके। बालक को सहकारिता, प्रगतिशीलता, शालीनता, नियमितता और सुव्यवस्था, ये पाठ भी पढ़ाए जाने चाहिए। अगर बालक को एक दूसरे का सहयोग करने के पाठ नहीं पढ़ाए हैं तो फिर ये गीत बेकार ही जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बटाना, ये हाथ बटाने का कार्य जब बालक को सिखा दिया गया है तो वो दूसरे नागरिकों को दुख में नहीं देख पाएगा, उनके दुखों को दूर करने के लिए हाथ बढ़ाएगा। प्रगतिशीलता क्या है? भौतिक और आध्यात्मिक विकास करना, ये प्रगतिशीलता है। आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठना चाहते हैं, आप भौतिक रूप से ऊंचे उठना चाहते हैं, ये प्रगतिशीलता है। तो बालकों को भौतिक अर्थात उनको भौतिक रूप से भी संपन्न करना है और आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की इस तालीम को लेने के बाद कोई आतंकवादी गतिविधियों में लीन नहीं हो सकता, कोई असामाजिक कार्यों में बालक लीन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ दिया गया है। चोरी करना पाप है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजाया है हमने अपना चेहरा अपनी आत्मा के लिए, क्योंकि एक दिन दिखाएंगे हम इसे परमात्मा के लिए। आपने क्या सजाया है ये बता तो दो। तो आपने सजाया अध्यात्म के लिए, बालकों को अध्यात्म से, आध्यात्मिकता से लवरेज कर दिया है। उनकी आत्मा ने, आपने ऐसा दीप जला दिया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। उनकी अंतरात्मा में, आध्यात्मिकता में आपने ऐसे बीज रोपित किए हैं जहां से उनके उद्गार निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों। वो किसी की बुराई नहीं करेंगे, उन्होंने ये विरासत का पाठ पढ़ लिया है। वो बुरा नहीं देखेंगे, वो बुरा नहीं कहेंगे। भौतिक और आध्यात्मिक प्रगतिशीलता के ये पाठ बालकों को पढ़ा दिए हैं। मैं समझता हूं उनका समाजीकरण करना आसान हो जाएगा। शालीनता, शिष्ट आचरण करना, शालीन व्यवहार करना आपने सीख लिया है तो आप
बालकों को इन पाठों में भी स्थान दें कि हमें दूसरों के साथ में वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने साथ किए जाना पसंद या नापसंद करते हैं। अंडरस्टैंड? नियमितता। गांधी जी अपनी जिंदगी में कभी भी देर से नहीं पहुंचे। किसी के यहाँ जाना हो तो 1 मिनट पहले ही पहुंच जाते थे। ऐसी नियमितता, समय की पाबंदी इंसान को महान बनाती है। समय निकल जाने पर, बाढ़ के आ जाने पर और समय बीत जाने पर आप कुछ भी करते रहिए, चिराग बुझ जाने पर तेल डालना बेकार, बाढ़ आ जाने पर बांध बांधना बेकार, और विवाह की उम्र निकल जाने पर विवाह करना बेकार। ठीक उसी प्रकार से अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते हुए काश आपने ध्यान दिया होता तो आप भी यही गीत गाते कि आज आप दूसरों को जो काटते हुए देख रहे हो तो आप यही कहेंगे काश मैंने भी बोया होता तो आज मैं भी काट रहा होता। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात समय पर बरसात नहीं हुई तो किस काम की बरसात। समय की पाबंदी आप नहीं सीखे तो आप असामाजिकृत कार्य ही करेंगे। समाजीकरण तब होगा जब आप समय के पाबंद हो जाएं, समय पर कार्यों को संपन्न करना सीख जाएं, समय की अमूल्य निधि के बारे में आपको ज्ञान हो जाए कि समय हाथ से निकल गया तो फिर आप उस चिड़िया जो खेत को चुग जाती हैं उसी गीत को गाओगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते हुए ध्यान दिया होता तो वो चिड़िया खेत नहीं चुगती। सुव्यवस्था। आप अपने काम को करने के तरीके जानते हो, व्यवस्थित हो। आपके कार्य विद्यालय में भी, परिवार में भी, घर में भी, बाहर भी आपके सारे काम व्यवस्थित होने चाहिए। मैं समझता हूं दुनिया में आपसे अच्छा समाजीकरण किसी और का नहीं होगा। ये सारे के सारे गुण आपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत समावेश कर लिया तो इन विद्यार्थियों से बेहतरीन दुनिया में कोई दूसरा विद्यार्थी समाजीकृत नहीं होगा, अर्थात उसका जो समाजीकरण होगा ऐसा दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं होगा। मैं आपके लिए, आपके पेरेंट्स गार्जियंस के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने विनम्रता के साथ मेरा पाठ पढ़ा। थैंक यू।